निगम की शीट के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था। 1 से लेकर 10 तक करे थे हम लोगों ने। आज 11 से लेकर 20 तक के बीच में क्वेश्चंस करेंगे। जो जो बढ़िया है वो देखते चलेंगे साथ में, देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, सुनो इधर, अरे बात मत कर भाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो भाई। ये फैन किसने ऑफ कर दिया यार? समीर ऑन करके। इधर का नहीं है, उधर का। हाँ चलो, परचेज, सुनो, परचेज फ्रॉम ROW। क्वेश्चन नंबर 12, परचेज फ्रॉम ROW मतलब हमने रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से परचेज किया है माल। किससे माल परचेज किया है? ROW मतलब होता है रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। 12 और हमने सेल करी है बी, सेल दे रखी है बी की, परचेज दे रखी है ए की, बी से सेल दे रखी है ए की, एक्सपोर्ट दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, फिर परचेज है। GDP MP निकालना है। आपको ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि दो फॉर्म की बात हो रही है, ए और बी। तो हम लोगों ने कल बात करी थी कि इस तरह के क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप सबसे पहले बना दोगे यहाँ वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए, फिर बनाओगे आप वैल्यू एडेड ऑफ फर्म बी। सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड में क्या आती है? सेल्स। ढूंढो ए की सेल। और याद रखना बच्चों टिक जरूर लगाते चलना, जो जो आता जाए उसको टिक कर लेना। जैसे ए की सेल ढूंढो, सेल बाय ए मुझे दिख रही है 110। कितनी दिख रही है? बी की भी सेल ढूंढो। 90 कहाँ है? सेकंड नंबर पे। बी की सेल कितनी है? 90। सबकी बेंच पे एक तो है ना ये। चलो आगे सुनो, कल मैंने आपको कहा था अगर मैं इंडिया के बाहर माल बेचूं तो वो भी सेल ही होती है। एक्सपोर्ट क्या होती है? आज मैं इंडिया के बाहर माल बेच रहा हूँ वो एक्सपोर्ट है, लेकिन एक्सपोर्ट भी क्या होती है? सेल ही तो होती है। तो आपको एक्सपोर्ट दे रखा हो तो वो भी यहीं ऐड कर देना, वो भी सेल है। ए का एक्सपोर्ट तो दिख गया मुझे कितना? 30, तो यहीं पर ले लो एक्सपोर्ट, वो भी सेल है। और यहाँ लिख दो ऐड। अब बी का एक्सपोर्ट हो तो ढूंढो, क्वेश्चन ढूंढो, सब क्वेश्चन। एक नेशनल इनकम की खास बात है क्वेश्चन में ही आंसर है, इसमें से ही लेना है सब चीजें। दिख रहा है एक्सपोर्ट? नहीं दिख रहा। चलो अब इसमें ऐड होता है चेंज इन स्टॉक। क्या ऐड होता है? एरिन का है, एरिन इधर देख सामने, यहाँ चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला बता, बहुत सिंपल है। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। श्योर है? हातिम सही बोला? क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस। अब क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों है, ए और बी का ढूंढो। ए का तो मिल रहा है 35 और क्लोजिंग मिल रहा है 20, तो 20 में से 35 जाएंगे, माइनस का 15। कितना? और बी के भी दोनों दिख रहे हैं। बी का ओपनिंग है 30 और क्लोजिंग है 20, सबको दिख रहा है। तो 20 में से 30 जाएगा, माइनस का 10। कितना? और ये तो डैश हो जाएगा। अब ये ओपनिंग में क्लोजिंग आप जोड़ लोगे, ठीक है, तो ये आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या आएगा? 110 और ये 140। 140 में से 15 गए, 125। 90 में से 10 गए। बोलो, अरे बेटा अभी पढ़ा लेने दे यार, दे देना फिर। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या माइनस करेंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब है परचेज वगैरह। ढूंढो, ए की ढूंढो पहले। ए की परचेज है, सुनो सबर रखो, सबर। पहली लाइन में गिवन था परचेज फ्रॉम ROW बाय फर्म ए, मतलब ए ने ROW रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से परचेज करी थी। कितनी परचेज करी थी? 30। अब हमें देखना होगा ए ने और भी परचेज करी है। नीचे देखो, नीचे बोला है परचेज बाय ए फ्रॉम बी। ए ने परचेज करी है बी से कितनी? मेरे प्यारे बच्चों, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया से तो हमने खरीदा 30 का, लेकिन अकेले बी से कितना खरीदा? 50 का। क्या 30
बड़ा है कि 50? तो क्या 30 में 50 इंक्लूड होगा क्या? नहीं होगा, तो अलग अलग लेना पड़ेगा हमें। तो जब मैं एक ही परचेज लूँगा तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन का खास ध्यान रखना। तो मैं परचेज ऐसे लूँगा, परचेज ROW वाली कितनी? 30। फिर परचेज लूँगा मैं कौन सी वाली? फ्रॉम B, वो कितनी है? 50। तो टोटल परचेज कितनी लूँगा? 80, और परचेज माइनस होती है, क्या होती है? ऐसे ही B की परचेज देखो, जो जो होता जा रहा है टिक करते जाओ। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, लास्ट में दे रखी है बी की परचेज कितनी? बी ने परचेज करी है ए से, बी ने कितनी कमाल की बात है, ए ने भी बी से कितने की करी है और बी ने भी ए से कितने की करी है। ये हमेशा होगा कि कोइंसिडेंट है? ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितनी ले लो इसकी? 50, ठीक है। बोलो, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ये परचेज है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट में से परचेज माइनस करूंगा, क्या आएगा? GDP एट। आप पहले ये मत लिखना, आप पहले वैल्यू एडेड लिखना। क्या लिखना? 125 में से 80 गए, 45, 80 में से 50 गए। अब इस मेथड से हम कहाँ आते हैं? तो GDP MP कैसे आएगा? दोनों के वैल्यू एडेड को, तो इस वैल्यू एडेड ऑफ A प्लस वैल्यू एडेड ऑफ B, ये था 45 और ये था 30, तो टोटल आएगा आंचल। क्या आ गया? दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, सही आ रहा है। 40, 75। एक फोटो ले लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो इस टाइप। नेक्स्ट एक और करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दोनों अच्छे हैं, दोनों करते हैं। 14 करते हैं पहले। बैच 1 बैच 2 तू तो मुझे भेज देना, मैं डाल दूंगा दोनों में। चलो 14 और 15। अरे बात नहीं, वैल्यू एडेड निकालना है वापस से आपको A का और B का। तो आपको निकालना है वैल्यू एडेड ऑफ A, फिर निकालना है वैल्यू एडेड ऑफ B। प्रेजेंटेशन यही चलेगा। सबसे पहले क्या आता है? सेल्स ढूंढो। सेल्स, अरे सॉरी इस बार, हाँ, सेल बाय B टू गवर्नमेंट। B ने किसको बेचा है माल? फिर टोटल सेल दे रखी है 500। प्यारे बच्चों, टोटल सेल कितनी है? 500। क्या इसमें गवर्नमेंट वाली 50 इंक्लूड है या अलग से लेनी पड़ेगी? इंक्लूड है। अच्छा वो B की थी, सॉरी। टोटल सेल A की दे रखी है, हाँ, लेकिन चलो इसमें भी अगर A आगे की सेल दे देता है तो मुझे बताओ उसमें A की सेल लेनी है क्या? नहीं लेनी, क्योंकि टोटल सेल गिवन है। मैंने नोट भी डलवाया है आपको कि अगर किसी इंडिविजुअल की टोटल सेल गिवन हो तो उसमें सब कुछ आ गया, आपको अलग से लेने की जरूरत। तो टोटल सेल इसकी कितनी है? 500। तो आप ले लो कितनी? B की भी सेल देखो, आगे पढ़ो। टोटल सेल A की आ गई, B की परचेज है, फिर एक्सपोर्ट है, वो भी B का है। नीचे दे रखा है B ने C को बेचा है 200 रुपये का माल। कितने का माल? और ऊपर दे रखा है B ने गवर्नमेंट को बेचा है 50 रुपये का माल। बेटा मेरी बात सुनो, B की सेल टोटल वाली गिवन नहीं है, सिर्फ ये गिवन है कि B ने थोड़ा बहुत माल C को बेचा है, थोड़ा बहुत माल गवर्नमेंट को बेचा है। सामने देखो, तो B की अलग अलग सेल गिवन है। तो मैंने नोट डलवाया था, अगर इंडिविजुअल सेल गिवन हो तो सबको प्लस करना, टोटल सेल गिवन हो तो फिर इंडिविजुअल सेल नहीं लेनी, इग्नोर करनी है। ये नोट डलवा रखा है आपको। तो अपन लोग इसकी सेल लेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा दिखाना पड़ेगा। तो इसकी सेल कितनी है? देखो इधर, पहले इससे सेल करिए B ने गवर्नमेंट को, तो यहाँ ऐसे लिखाना पड़ेगा आपको। इधर तो डैश लगा दो पहले, और यहाँ ऐसे दिखाना सेल टू गवर्नमेंट, और यहाँ दिखाना सेल्स टू C, है ना। ये B की सेल है, तो एक्सपोर्ट भी है तो वो भी लेना। एक्सपोर्ट भी B का है तो एक्सपोर्ट भी लो। A में डैश लगा दो, सब B का है। तो अब देखो B ने गवर्नमेंट को कितने की सेल करी है? ऊपर से 50। B ने C को कितनी सेल करी है? 200। और B ने एक्सपोर्ट कितना करा है? 50। तो 200 और एक्सपोर्ट कितना करा है?
आ गया। और अब सेल में ऐड होता है चेंज इन स्टॉक। क्या ऐड होता है? चेंज इन स्टॉक। बोर्ड पे देखना, फॉर्मूला बोलेंगे एक सुर में, सबको याद है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, दोनों के क्लोजिंग ओपनिंग ढूंढो। मैं फिर बच्चों जब एग्जाम में आए ना, एग्जाम में आए और घर पे भी करो, तो जो होता जाए उस पर टिक करते जाना था कि मैं याद रहेगा ये ले लिया हमने, ठीक है। चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट गिवन है, ए का गिवन है 30 और बी का गिवन है 20, तो इसका है 30 और इसका है 20। पीछे क्या नाम है आपका? अंशिका। ये सेल है, ये चेंज इन स्टॉक है, यहाँ क्या लिखूं मैं? अरे बोलो ना, सेल में चेंज इन स्टॉक जोड़ेंगे क्या आएगा? क्या लिखूं यहाँ? अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब परचेज, वेजेस, सैलरी, रेंट ढूंढो। एक ही परचेज होगी, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। परचेज बाय हाउस होल्ड फ्रॉम बी, रुक जाओ, परचेज बाय हाउस होल्ड मतलब हाउस होल्ड परचेज कर रहे हैं किससे? बी से। तो बी की तो सेल हो गई है, तो ये गलत हो गया अपना, क्योंकि अपन बी की सेल ऊपर ले चुके हैं, तो बी की सेल ये वाली भी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखो सेल्स टू हाउस होल्ड। कितनी सेल करी हाउस होल्ड को? 400, तो वो 400 भी लेनी पड़ेगी। तो ये अपने आप कितनी हो जाएगी? ये ऐसे घुमाता भी है। अपन जब पढ़ते हैं तो परचेज देखते हैं, अपन तो परचेज बाद में लेंगे, लेकिन इससे क्या बोला? परचेज बाय हाउस होल्ड फ्रॉम बी। हाउस होल्ड खरीद रहा है, हाउस होल्ड मतलब घरेलू लोग जो कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं, उन्होंने खरीदा होगा किससे? बी से। तो वो बी की क्या हो गई? सेल हो गई। कितने की सेल है? हाउस होल्ड ने कितने का खरीदा है माल? 400 का, तो ये 400 आ गया। नेक्स्ट एक्सपोर्ट टिक कर लो, चेंज इन स्टॉक टिक कर लो, हो गया। इंपोर्ट, ये भी परचेज ही होता है, इंपोर्ट मतलब परचेज होता है, तो ये भी लेस होगा इंपोर्ट। ये सिर्फ ए बी में से एक का ही है, किसका है ये? ए का है। कितना है? 80। और अभी इंटरमीडिएट कंजम्पशन अभी नहीं मिला है, और देखते जाओ आगे। चेंज इन स्टॉक हो गया, सेल हो गया। अब रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, किसका? नहीं आएगा। ए की तो ऊपर सेकंड लाइन में टोटल सेल गिवन थी, ये मैंने इसीलिए नोट डलवा दिया था। फिर सुन लो, अगर किसी की टोटल सेल गिवन है तो उसमें ए को बेचा, बी को बेचा, सी को बेचा, डी को बेचा, कुत्ते को बेचा, बिल्ली को बेचा, हिरन को बेचा, मोर को बेचा, सब आ गया, क्योंकि टोटल सेल है। लेकिन अगर मैं आपको टोटल सेल नहीं दे रहा और मैं बोलूँ मैंने ए को बेचा, बी को बेचा, सी को बेचा, डी को बेचा, ई को बेचा, तो फिर सब प्लस करके लेना पड़ेगा। जैसे इसमें मैंने सब प्लस करके लिया, लेकिन इसमें मैंने डायरेक्ट ले लिया क्योंकि टोटल सेल गिवन है। अब एक बात सुनो मेरी, अपन इंटरमीडिएट कंजम्पशन में परचेज माइनस करते हैं, तो ए ने अगर बी ने अगर यहाँ पे देखो, ए की तो टोटल सेल थी, बी ने किसको बेचा था? गवर्नमेंट को। फिर बी ने किसको बेचा था? फिर बी ने क्या करा था? फिर बी ने किसको बेचा था? हाउस होल्ड को, है ना। तो इन्होंने जिनको बेचा है उनके लिए परचेज भी तो होगी, तो यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यूएटेड ए और बी का निकालना था, तो गवर्नमेंट का नहीं निकालना था। नहीं तो गवर्नमेंट के लिए ये क्या होती? परचेज होती। सी के लिए भी ये क्या होती? परचेज होती। अगर गवर्नमेंट और सी का भी पूछा होता तो हमें तो सिर्फ किसका पूछा था? ए और बी की परचेज ढूंढ लो। अब बस पहली लाइन हो गई, सेकंड हो गई। हाउस होल्ड ने बी से खरीदा, वो बी की सेल हो गई, एक्सपोर्ट हो गया। लास्ट लाइन देखो, ए ने बी को बेचा, कितने का माल? ए ने बी को बेचा, तो वो एक ही सेल है, लेकिन एक ही सेल तो 500 में आ गई, लेकिन वो बी की तो परचेज है ना, तो बी की परचेज माइनस करेंगे। कितनी है बी की परचेज? हाँ, 150। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो यहाँ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ना लिख के
बेहतर है, परचेज है तो परचेज ही लिख दो। परचेज फ्रॉम, किससे परचेज करी है? ए से। अब मैंने सब सेल ले ली, सब परचेज ले ली, तो ये क्या आएगा? 530 में से 80 गए, 450, 700, 570, ये वैल्यू एडेड आ गया। कहाँ पहुँचते हैं? दोनों को प्लस करके 500 और 400 900, 1020 आएगा। कितना आएगा? 450 प्लस 570, कितना दे रखा है? यही दे रखा है, 1020। ये आ गया आंसर। फोटो ले लो। करूँगा अभी, रुक जाओ। हो गया? नेक्स्ट 15, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। 1000 यूनिट आप बेचोगे। आज मैं जहाँ तक भी करा दूँ ना, 20 25 जहाँ तक भी, वहाँ तक तुम्हारी कॉपी में चाहिए मंडे को। और एक एक जना रजिस्टर लेकर आना, रजिस्टर लाना भूल गए तो ध्यान रखना, फिर मैं क्या करूँगा तुम्हारा, ठीक है? यूनिट लाइन से चाहिए, कॉस्ट सुन लेना, एक भी बीच में गायब नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस में जमे हुए। आपने आउटपुट बेचा है 1000 और एक यूनिट 30 रुपये में बेची है। डेप्रीसिएशन इतना है, इंटरमीडिएट कॉस्ट इतनी है, क्लोजिंग स्टॉक इतना है, ओपनिंग स्टॉक इतना है, एक्साइज ड्यूटी इतनी है, सेल टैक्स इतना है, जीडीपी एट एफसी निकालना है आपको। क्या निकालना है? इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। आपको बताया है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यही होता है। अब और करके एक फॉर्मूला और बताता हूँ तुम्हें, नोट्स में लिखा है मैंने ये फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला नहीं है, तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम इस शब्द से क्या समझते हो? वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ उसकी वैल्यू। तो मैंने तुम्हें समझाते वक्त बोला था कि जो हम सेल करते हैं वो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, और जो हमारे पास स्टॉक में बच जाता है वो भी हम प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर मैं तुम्हें सेल ना दूं, आउटपुट क्लोजिंग स्टॉक ना दूं, मैं तुम्हें सीधे सीधे बता दूं कि मैंने इतनी यूनिट बनाई है, तो तुम वो यूनिट को ले लो। जैसे इसमें मैंने सीधे सीधे बता दिया कि कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी है और एक यूनिट कितने की है। देखिएगा कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी है? 1000। एक यूनिट कितने की है? 30। तो टोटल आउटपुट आएगा आपका 30,000। कितना आएगा? दिस इज योर वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या है ये? अब मैंने जानबूझ के इसमें क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दे रखा था, वो लेते ही हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेल लेता तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करता, आउटपुट ले रहा हूं तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधे आउटपुट ले सकते हो। फिर सुन लो, सेल लेता, एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, आर्यन की एक बेकरी है, ठीक है, केक लाता है, केक बेचता है, ठीक है। ये दुकान में 1000 केक लेकर आया। कितने केक लेकर आया? 1000 केक। अब 2 दिन बाद, एक दिन सुबह लेकर आया, शाम को इसने जब अपने फ्रिज में देखा तो 100 केक ही बचे हुए थे। तो इसके एम्प्लॉय ने कहा कि सर 900 केक ड्यूरिंग द डे बिक गए। तो 900 बिक गए, सेल 100 बचे हुए हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग 0 है। तो 900 प्लस 100 कितने हुए? 1000। तो आर्यन डेली कितने लेकर आता है केक? 1000। अब जब मैं तुम्हें सेल ना दूं, क्लोजिंग स्टॉक ना दूं, मैं तुम्हें सीधे ही बोलूं कि आर्यन डेली 1000 केक लेकर आता है, तो क्या आप उसमें वो 100 वापस से ऐड करोगे? उस 1000 में 100 ऑलरेडी शामिल है, क्योंकि मैंने बता तो दिया आर्यन डेली 1000 लेकर आता है। उसमें से 900 बिके हैं, 100 बचे हैं, 800 बिके हैं तो 200 बचे हैं, 700 बिके हैं तो 300 बचे हैं। जो बचे हुए केक है भाई, सुन ले, सीधा बैठ एकदम,
जो बचे हुए केक है वो ऑलरेडी 1000 में शामिल है, अलग से ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। दैट्स द लॉजिक कि अगर हम आउटपुट ले रहे हैं तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक वापस से ऐड, लेकिन सेल ले रहे हैं तो उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो माल सेल हुआ है वो प्रोड्यूस हुआ है वो नहीं है, वो तो सिर्फ सेल हुआ है। जो बचा हुआ है वो भी तो प्रोड्यूस हुआ है। तो जो सेल हुआ है और जो बचा हुआ है दोनों को प्लस करेंगे तो पता चलेगा कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है। तो आज से आउटपुट प्रोड्यूस के दो फॉर्मूले, एक तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक और एक सीधा प्रोडक्शन ले लो। प्रोडक्शन कैसे? यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय प्राइस। यूनिट प्रोड्यूस बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आया हुआ है बोर्ड में, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। और उस समय सीबीएसई ने डाला था कि मैक्सिमम बच्चों ने ये तो करा था 30,000, लेकिन उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड कर दिया था, तो उसमें से नंबर कटे थे फिर। अब इसमें से क्या माइनस करते हो आप? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में डायरेक्ट दे रखा है, देखो 12,000, तो कितना आएगा? देखो इधर कितना आएगा? 18,000। इस मेथड से कहाँ पहुँचते हैं? कहाँ पहुँचते हैं? क्वेश्चन के लास्ट में देखो पूछा क्या है? हाँ, जीडीपी एफसी। तो बोल अश्विन है ना, अश्विन ये जीडीपी एमपी है, खड़ा हो जाए एकदम, और मुझे जीडीपी एफसी पे पहुंचना है। जल्दी जल्दी बता दे क्या करना पड़ेगा, एकदम सही बताना, मेरा दिमाग बहुत खराब हो जाएगा नहीं तो। अरे कोई भी मत बोला बीच में, बोल जल्दी, तेज बोल। एनआईटी माइनस होगा, वेरी गुड, क्योंकि ग्रॉस ग्रॉस सेम है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सिर्फ मार्केट से फैक्टर पे आना है। तो क्या माइनस होगा? एनआईटी इधर निकाल लेते हैं, वर्किंग नोट 1। एनआईटी का फॉर्मूला आईटी माइनस, इस क्वेश्चन में ढूंढो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पेज टर्न करो। एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स दोनों इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, याद रखना कभी, क्योंकि अभी तुमने टैक्स थोड़ी पढ़ा है, तुम्हें क्या पता क्या डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशन पढ़ी है तुमने, तो मैं तुम्हें एक शानदार चीज़ बता देता हूँ। भारत में इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट है, बाकी सब इनडायरेक्ट है। बाकी सबका बर्डन कंज्यूमर पे आता है। किस पे आता है? सिर्फ इनकम टैक्स ही डायरेक्ट टैक्स है, वो जो कमा रहा है उसको पे करना है इनकम टैक्स, और वही कंपनी पे लगता है तो कॉर्पोरेट टैक्स बन जाता है। सेम बात है, आप पे और मेरे पे लगेगा तो इनकम टैक्स, रिलायंस पे लगेगा, टाटा पे लगेगा तो कॉर्पोरेट टैक्स। नेचर दोनों का। तो भारत में कोई पूछे डायरेक्ट टैक्स कितने हैं तो बोलोगे एक, इनकम टैक्स बस, और कोई टैक्स डायरेक्ट टैक्स नहीं। बाकी जितने भी टैक्स भारत में लगते हैं वो सब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन से हैं? तो बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स ये सब इनडायरेक्ट है, ले लो कितने हैं दोनों? दोनों मिलाकर 6,000, और सब्सिडी 0, तो कितना आएगा? 6,000। ये क्या आया? एनआईटी। तो एनआईटी ये ले लो 6,000, 18 में से 6 गए आंचल, तो फिर हो सकता है सब्सिडी भी गिवन होगी इसमें। रुक जाओ, तो एनडीपी पूछा है शायद, हाँ ये क्वेश्चन सही कर लो। जीडीपी एफसी नहीं होगा इसमें, एनडीपी एफसी होगा। क्या होगा? एनडीपी एफसी होगा। तो आपको ग्रॉस से नेट पे आने के लिए क्या करना है? माइनस डेप करना है। क्या करना है? माइनस डेप। एक जना भी वर्षा से सही करा लेना यार, ये हर साल रह जाती है करेक्शन, फिर गलत होता है। 12 में से 1 गया, कितना रह गया ये? नहीं, आपका आंसर तो 13 आ रहा है ना, सही है फिर तो ये। हाँ तो फिर तो मेरे हिसाब से 1,000 की सब्सिडी गिवन होगी इसमें, हाँ तो मिसिंग होगी, वही मैं कह रहा हूँ। तो आप 1,000 माइनस करोगे तो आपका एनआईटी 5 आएगा, और जैसे ही आप एनआईटी 5 लोगे तो आपका 13 आ जाएगा। क्यों? 13 में से 5, 18 में से 5 जाएंगे, 13 आएगा ना, वो तो वही रहेगा ना। ठीक है, इसमें 1,000 की सब्सिडी भी गिवन होगी। इसमें कहीं कहीं पे मैंने तुम्हें कल ही बोल दिया था, कुछ कुछ जगहों पे करेक्शंस है, वो मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसमें करा दूंगा।
सब्सिडी 1000 ले लो इसमें। हाँ, डेप्रीसिएशन को काट के सब्सिडी लिख दो, या तो या रहने दो डेप्रीसिएशन को, सब्सिडी अलग से लिख दो 1000। सब्सिडी 1000 होगी, 6000 में से 1000 जाएगा 5000। अच्छा मेरी बात सुनो, कल मैंने बैच 1 वालों को कुछ करेक्शन कराया था, वो कोई करेक्शन नहीं था, वो अपन से कल कैलकुलेशन में ही एरर हो रहा था, ठीक है। वो सेकंड वाले बैच में तो मैंने बता ही दिया था, मतलब अभी तक इस शीट का ये पहला ही करेक्शन है, ठीक है। इससे पहले उसमें कोई करेक्शन नहीं था, दोनों को टोटल कर देते तो सही आ रहा था आंसर। तो मैंने शायद बैच 1 में कोई करेक्शन करवाया था, वो सही कर लेना आप लोग, कोई करेक्शन नहीं हो, जो क्वेश्चन दे रखा था बिल्कुल सही था वो। नेक्स्ट, अब वैल्यू एडेड मेथड के बहुत क्वेश्चन कर लिए, एक आध क्वेश्चन करते हैं इनकम मेथड का। क्वेश्चन नंबर 17, फोटो ले लो। कोई बात नहीं बेटा, अभी रुक जा, 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 17, आपको वेजेस एंड सैलरी दे रखी है, डेप्रीसिएशन दे रखा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, NFIA, रेंट, प्रॉफिट, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बाय PF। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के इंग्रेडिएंट्स देखकर ही पहचान जाओ कौन सा मेथड लग रहा है। रेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आ गया, बोलो कौन सा मेथड है? इनकम मेथड है। तो इसको सॉल्व किससे करेंगे? अब लास्ट लाइन पढ़ो क्या पूछा है, तो ऐसे लिखेंगे हम, इनकम मेथड से हम NDP एट क्या है, FC MP, NDP एट MP निकालेंगे। पहुंचते अपन NDP FC पे, लेकिन निकालना क्या है? NDP MP निकालना है। क्या निकालना है? कुछ भी निकाल लेंगे, फॉर्मूले बनाने आते हैं हमें। यहाँ देखो, इनकम मेथड बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे जैसे मैं लिख रहा हूँ कॉपी में। 3 चीज़ों से मिलके बनता है। पहला आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, आप बोलो। दूसरा क्या आता है? आप आते नहीं हो तो आपको ये लगता नहीं है, वीडियो देख ले, इतने दिन का छोटा होगा, मेथड की वीडियो देख ले, क्वेश्चन ना करें, लगता नहीं है आपको ये इतना छूटता है, जो हिम्मत भी हो जाती है आपकी। याद है मैंने कितनी बार रिवाइज कराया है एक ही वीडियो में इनकम मेथड? कम से कम 5 बार। बोलो मुफद्दल, इनकम मेथड किन चीजों से मिलके बना है? ऑपरेटिंग सरप्लस, MIAC, और ये एक तो लिखा हुआ है ना ढक्कन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। बोलो हातिम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितनी चीजों से मिलके बना है? 3 चीज, क्या क्या? वेरी गुड, 3 चीजें, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। अब मैंने आपको बोला था, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट गिवन हो तो आप डायरेक्ट ले लो, ढूंढो। मुझे वेजेस सैलरी दिख रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, तो नहीं ले सकते, बुक से देख लो, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। देखो सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लूँगा, उसमें लूँगा वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी देखो कितना है, 500, दिख गया सबको? और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 20, दिख गया? तो वहाँ पे कहीं पेंसिल से लिख लो COE 520, लिखो COE 520। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना हो गया? 520। अब लो सामने ऑपरेटिंग सरप्लस 4 चीज़ों से, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ढूंढो चारों चीज़ें। मुझे रेंट और इंटरेस्ट दे रखा है 250, प्रॉफिट है 400, और नीचे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। मैंने आपको याद है बताया था कि रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आते हैं, और प्रॉफिट इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं। किस में आते हैं? सुनो सामने देखो, तो अगर मैंने तुम्हें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दे रखा है तो उसमें रेंट भी आ गया, रॉयल्टी भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, अलग से लेने की जरूरत। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 400 ले लो और प्रॉफिट अलग से लो बस। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट भी 400 है, तो 400 और 400 कितने हो गए? 800। तो कहीं साइड में लिखो ऑपरेटिंग सरप्लस 800। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आया? 800।
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सब आ गया। देख रेंट कितना है, 250 है, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितना है, 400। तो रेंट और रॉयल्टी मिला के 250 है और वो 400 है, तो 150 रुपये का ब्याज होगा, क्योंकि 3 चीज़ें आती हैं। समझ गए? यहाँ देखो एक बार फिर, मैंने जब ऑपरेटिंग सरप्लस के फाड़ करे थे तो ऐसे लिखा था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 3 लिखी थी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। अब ये रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट तीनों मिला के इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ गए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है, 400, और एंटरप्रेन्योरशिप वो भी 400 है, मतलब प्रॉफिट। तो 400 और 400 कितने हो गए? ओएस आपका 400 आ गया। कितना आ गया? सामने देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकल गया, ऑपरेटिंग सरप्लस निकल गया, दोनों लिख दिया तुमने। अब MIAC माइस ढूंढो। नहीं है? नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, तीनों जीरो हो गया। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो लेते ही नहीं, एम्प्लॉयर का लेते हैं। किसका? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं लेते। चलो अब आपका सुनो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना आया? आपने क्या लिखा? 420 या 520? 520। कितना लिखा? 520। हाँ, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस कितना लिखा हमने? 520 लिखा। ऑपरेटिंग सरप्लस भी 520 लिखा। जब ध्यान ही नहीं दिया तो चल जा बेटा घर, कोई दिक्कत नहीं है, चल जा घर, चल जा। 2 मिनट। कितना लिखा? ऑपरेटिंग सरप्लस 800। कितना लिखा? 800। यार सही दिख रहा है ये इसमें? देखो क्वेश्चन नंबर 17 है। सबसे पहले लिखेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसमें लिया मैंने वेजेस एंड गिवन था, कितना? 500। फिर लिया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। किसका? एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉय का नहीं लेते, सिर्फ किसका? वो कितना था? 20। दोनों का टोटल करा, आउटर कॉलम में 520। ठीक है, आप प्रेजेंटेशन बिल्कुल यही रखोगे। आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के सामने 520 लिखोगे। अब नंबर 2 पे क्या आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस में मैंने ली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्या ली? ये ली मैंने 400। कितनी ली? इनकम प्रॉपर्टी में सब आ जाता है, रेंट, सिर्फ प्रॉफिट नहीं आता, तो प्रॉफिट को अलग से ले लो। प्रॉफिट कितना है? अब 400 और 400 कितना हुआ? तो यहाँ 800 लिखोगे। ऑपरेटिंग 1, 2। अब तीसरी चीज क्या आती है? मिक्स्ड इनकम ऑफ, वो 0 ले लो क्योंकि गिवन 800 में 500 जोड़ो, 1320। कितना आएगा? कितना आएगा? सामने देखो 1320। ये आ गया आपका। इस मेथड से आप पहुंचते हो NDP एट FC पे। कहाँ पहुंचते हो? कहाँ पहुंचते हो? क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, NDP एट, क्या पूछा है? ये दिख रहा है बराबर, NDP एट MP। बोलो, आप बोलो। हाँ, क्या करूं मैं? वेरी गुड, प्लस करेंगे क्योंकि नेट नेट सेम है। डोमेस्टिक डोमेस्टिक फैक्टर से मार्केट पे आने के लिए क्या ऐड करेंगे? अब यहाँ देखो NIT का फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन में IT गिवन है 50, सब्सिडी 10 गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो 50 में से 10 जाएंगे, कितने आएंगे? 40। तो यहाँ पे 40 और प्लस कर दो, तो 1320 में 40 जोड़ दो,
आंचल, यही आ रहा है क्या? ठीक है, कल दो चीज़ मंडे को, एक तो ये मॉड्यूल एक एक के पास चाहिए, ना हो अभी लेकर जाओ किसी भी हालत में। 20 तक कल चेक करूंगा मैं, आज मैंने कुछ भी चेक नहीं किया, 20 तक, ठीक है।